आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जैसा कि आपसे मैं बता दूं पहले कि इससे पहले वाले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चंस कैलकुलेशन करके अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 से इस समय वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप देख लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। आ जाए हम क्वेश्चन देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। दोबारा सुन लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में आता है कि आखिर ये क्वांटीकृत कौन सी एक लैंग्वेज आ गई, क्वांटीकृत होने का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी नया भाषाएं आ गई। तो मैं आपको कुछ चीजें इसमें बाय एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ और इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें समझना ये है आपको कि मान लीजिए हमारे पास दो यहाँ पे कोई पदार्थ है, दो कोई आवेशित पिंड है। मान लीजिए ये एक पदार्थ है जो चार्जड है, यानी इसके पास आवेश है, और यहाँ पे एक ऐसा मेरे पास पदार्थ है जिसके पास कोई आवेश नहीं है। बिल्कुल आराम से पूरी कंसेप्चुअल इसे समझेंगे। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ के पास आवेश है, दूसरे पदार्थ के पास आवेश नहीं है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला पदार्थ है ये आवेशित है और दूसरा पदार्थ ये आवेशित नहीं है। तो अब देखिए, अगर इस पदार्थ से इस पदार्थ में, यानी पहले पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अगर आवेश को स्थानांतरित करने हैं, यानी इस पदार्थ से हमें इस पदार्थ में अगर कोई आवेश भेजे जाने हैं तो ये आवेश किस फॉर्म में जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश जाते कैसे हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में जब जाते हैं तो वह अपने साथ आवेश को लेके जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश को स्थानांतरित करना है, भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में इस आवेश को लेके जाएंगे। तो ये पता चलता है कि कोई भी अगर आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाएगा तो वह ऐसे जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1e, दो अगर जाएंगे तो 2e, 3 जाएंगे तो 3e, 4 जाएंगे तो 4e, इस फॉर्म में जाएंगे। इसका मतलब ऐसा ना हो, ऐसा नहीं जाएगा कि हाफ e, 3/2e, 1.2e, इस फॉर्म में आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। आवेशों का स्थानांतरण इस फॉर्म में होगा 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, ये सब क्या है। तो ये सब है इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश। और ये 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, तो ये सब के सब पूर्ण गुणज है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्थानांतरित आवेश होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ये हाफ e, 3/2e, 1.2e ये नहीं होते हैं, ये पूर्णांक के रूप में गुणज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उपस्थित आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। इसी का नाम क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकृत होना होता है। क्या हमारी बात समझ में आया। तो अगर आपसे कोई कहे आवेशों के क्वांटीकृत होने से क्या तात्पर्य है, तो सिंपल परिभाषा देंगे कि इसमें किसी वस्तु को दिया गया आवेश
इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकृत होना कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्या बोलेंगे? किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकृत होना कहते हैं। और इसे गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? Q इक्वल टू N इंटू E, जहां M क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ये है, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q क्या है? तो ये किसी वस्तु को दिया गया आवेश है। अब देखें, इसको दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं। मैं कह दूं, कोई भी कण है, उस कण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसका नाम होता है मूल आवेश। अगर वह इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी कण की सबसे छोटी इकाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होंगे उनको मूल आवेश कहेंगे। प्रोटॉन सबसे छोटी अगर इकाई है, तो उस पर जो उपस्थित आवेश होंगे उसको मूल आवेश कहेंगे। अगर अन्य कोई कण है जो सबसे छोटी कण है, तो उस पर जो आवेश उपस्थित होंगे उसको मूल आवेश कहेंगे। तो इस बेस पे भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि अगर कोई भी आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो, दोबारा सुन लो, कोई भी आवेश अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो, तो उस पर जो आवेश की मात्राएं होती हैं वह न्यूनतम इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होती है। न्यूनतम इकाई का मतलब छोटा सा छोटा कण, उस पर जो उपस्थित आवेश होते हैं उसके क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। तो हम ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं इसका कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश न्यूनतम इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे भी आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकृत होना कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह से आवेश का क्वांटीकृत होने को डिफाइन किया जा रहा है। मैं दो तरह से डिफाइन कर रहा हूं, दोनों में कोई भी आप परीक्षा में लिख देंगे या कोई पूछे आपसे प्रश्न तो बता सकते हैं। क्या बताएंगे? पहला, किसी वस्तु को दिया गया आवेश न्यूनतम इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकृत होना कहते हैं। दूसरा क्या परिभाषा देंगे? किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकृत होना कहते हैं। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल हुआ, जो कि ये कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हम देंगे, किसी वस्तु को दिया गया आवेश न्यूनतम इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकृत होना कहते हैं। या किसी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेशों का क्वांटीकृत होना कहते हैं। और इसे गणितीय फॉर्म में Q इक्वल टू NE से लिखते हैं, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब यहां देखो, लिख भी दे नहीं आप समझ जाओगे। ये प्रश्न 5 इसमें क्या कह रहा है? प्रश्न 5 इसमें कह रहा है कि स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, बड़ा रूप। कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय, दोबारा सुन लीजिए, स्थूल अथवा बड़े, सूक्ष्म की बात नहीं कर रहा है। स्थूल, स्थूल का मतलब जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं आए, बड़े बड़े आकाशीय पिंड आए, उस अवस्था का नाम होता है स्थूल अवस्था। तो कह रहा है क्वेश्चन में, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? दोबारा सुन लीजिए, कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश की क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अब जो ये बातें कह रहा है इसको थोड़ा सा समझोगे। मान लीजिए क्वांटीकरण शब्द आया है, तो इसका मतलब क्वांटीकरण शब्द में इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन घटेंगे या बढ़ेंगे तो आवेश घटेगा या क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की बात होगी। और दूसरा नंबर, जो बड़े पैमाने पर जो पिंड लिए जाएंगे उस पर उपस्थित आवेश की बात होगी। दो चीजें आपको समझना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो इस पर कोई ई आवेश उपस्थित है।
अगर हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ा कोई पिंड है, भाई ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दे रहा है, तो इस पे 1e है, लेकिन ये बहुत बड़ा पिंड है तो इस पे बहुत सारे ऋण आवेश उपस्थित हैं, ऐसे ध्यान से समझना है। वहां एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस पे 1 है, और वह एक बहुत बड़ा सा पिंड उपस्थित है तो उस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यही देखना है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे 1 है, और ये एक आकाशीय पिंड है, एक बहुत बड़ा, लिखे हैं क्या, ये बहुत बड़ा पैमाने पर ये जो पिंड लिया गया है ये बड़े पैमाने पर है, इस पे बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। अब आपको ये समझना है कि क्या हम 1 को इसको दें या इससे लें तो क्या इस पे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्लियर है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित जो पिंड है इस पे बहुत ज्यादा आवेश है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ दें या इससे बाहर निकाल दें तो इसमें इतना कम परिवर्तन होगा, इतना कम परिवर्तन होगा कि इसका आभास हमें नहीं होगा। ऐसा हमें प्रतीत होगा कि इस पे आवेशों का वितरण क्या है, सतत है। आ रहा है मेरी बात समझ में? दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड पर बहुत बड़ा आवेश होता है, इसलिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को उससे जोड़ें या उससे हटाएं तो इतना कम परिवर्तन होता है, इतना कम परिवर्तन होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश इसमें सतत रूप से ही परिवर्तित है। और जब तक इसमें आवेश सतत रूप से परिवर्तित है कह रहे हैं तब तक हम आवेशों के क्वांटीकरण की इससे उपेक्षा कर सकते हैं। तो इसका आंसर अगर लिखना होगा तो सिंपल लिखेंगे, बिल्कुल आसान सा, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यहां लिखे हैं स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है। देख लीजिए, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर इस आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश, ज्यादा आवेश होते हैं। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े अथवा हटाए जाते हैं तो इस पर सूक्ष्म आवेश उपस्थित होने के कारण इतना कम परिवर्तन होता है। दोबारा सुन लीजिए, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर इस पे बहुत ज्यादा आवेश उपस्थित होते हैं, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन को हम इसके साथ जोड़ें या इससे हटाएं तो इसमें इतना कम परिवर्तन होता है कि ऐसा लगता है कि इसमें सतत परिवर्तन हो रहा है। और जब तक ऐसा लगेगा कि सतत परिवर्तन हो रहा है तब तक हम इससे आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा करेंगे, और जब परिवर्तन बंद हो जाएगा तो उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसी भाषा को यहाँ सिस्टमेटिक लिखा गया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, इसलिए जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े अथवा हटाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर सूक्ष्म आवेश होने के कारण इतना कम परिवर्तन होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्थूल स्तर पर वैद्युत आवेशों की क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल सिस्टमेटिक है। दोबारा देखिए, सारी चीजें मैं सिस्टमेटिक करके लिख दिया हूं, ये लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल नहीं है, फिर भी समझ लेना है। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड पर बड़ा आवेश होता है, इसलिए जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े अथवा घटाए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर सूक्ष्म आवेश होने के कारण इतना कम परिवर्तन होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्थूल स्तर पर वैद्युत आवेशों की क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों कंप्लीट हुआ। अभी मेरे देखने से इस क्वेश्चन नंबर ये 5 नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी होना चाहिए। 4 का ये मान लीजिए आपका ए था और ये 4 का बी था, ये वाला। अब मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के। इसमें देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है,
दोबारा सुन लीजिए प्रश्न। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक, इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है, तो क्या ऐसी और भी कोई वस्तुएं हैं जिनको रगड़ने पे आवेश आ जाएगा? तो जाहिर सी बात हो जाएगा, हम कलम को बालों के साथ घर्षण करते हैं तो उनमें भी आवेश आ जाते हैं, तो आ सकता है। अब कह रहा है इसमें कि स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। और आवेश संरक्षण का नियम का पालन तभी होगा कि एक पदार्थ पर जितना धन आवेश होगा दूसरे पदार्थ पर उतना ही ऋण आवेश होगा और उन दोनों पदार्थों पर नेट आवेश 0 हो जाएगा, तब जाके आवेश संरक्षण के नियम का पालन होगा। अगर नेट आवेश 0 नहीं होगा तो आवेश संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। इस चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए देखो होता कैसे है। मान लीजिए ये कांच की एक छड़ है, इस पे जब रेशम से रगड़ा जाता है तो इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पे आ जाते हैं। तो जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे आते हैं तो चूंकि छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो छड़ धन आवेशित हो जाता है और इस रेशम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कांच की यह एक छड़ है, ऐसे एक ये छड़ है और हम क्या कर रहे हैं, ये एकदम पतली रेशम से इसको क्या कर रहे हैं भाई, रगड़ रहे हैं। एक पतला सा रेशम है, इस रेशम से इसको क्या कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं। तो जब इस कांच की छड़ को इस रेशम से रगड़ा जाता है तो इस कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस रेशम पे आ जाते हैं। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है भाई, ऋण आवेश। तो जब यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब ये सब ऋण आवेश यहाँ पे आ गए इस रेशम पे। तो जब ये ऋण आवेश निकल के यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, यानी यहाँ से निकल जाते हैं, तो जैसे ही इस कांच से निकलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धन आवेश। जैसे सोडियम है, इसके बायतम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल के बाहर भेज देता है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यों ही निकलता है इस पे क्या आ जाता है, धनावेश। और जिसके पास जाता है उस पे क्या हो जाता है, ऋणावेश। जैसे Na के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na पॉजिटिव और क्लोरीन में जाएगा तो क्लोरीन निगेटिव हो जाता है। तो सेम ऐसे ही ये कांच की एक छड़ है और जैसे ही हम इस पर रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे आ जाएंगे, तो कांच की छड़ हो जाएगा धनावेशित और रेशम कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। परंतु इन दोनों पदार्थों पर बराबर और विपरीत आवेशी रहेंगे। यानी जितना इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलेगा उतना ही रेशम पर ऋण आवेश होगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाएगा उतना इस पे ऋण आवेश और यहाँ पे उतना क्या होगा, धन आवेश। लेकिन इन दोनों को नेट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। यानी इन दोनों का नेट आवेश यानी टोटल आवेश निकाले तो क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही टोटल आवेश 0 होगा हम ये कहेंगे कि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। दोबारा सुन लीजिए, इसका आंसर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर आ जाते हैं, जिसके कारण कांच धनावेशित और रेशम क्या हो जाता है, ऋणावेशित।
परंतु इन दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश होने के कारण नेट आवेश 0 हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। जैसा कि मैं लिखा भी हूं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण कांच धनावेशित और रेशम क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। परंतु दोनों पर बराबर एवं विपरीत आवेश होने के कारण दोनों वस्तुओं पर नेट आवेश शून्य हो जाता है। इस प्रकार आवेश संरक्षण के नियम लागू हो जाते हैं इस पे। तो ये हमारा आंसर हुआ कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, देखिए एक पे प्लस दूसरे पे माइनस आवेश आ जाता है। कह रहा है इस प्रकार की परिघटना के वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कह रहा स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो मैंने आपको दिखा दिया इन दोनों का नेट चार्ज 0 हो गया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, यानी आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड में हमेशा नियत रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आवेश ब्रह्मांड में संरक्षित रहते हैं। इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम का पालन होता है। क्लियर हो गया? तो अब ये चीजें आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष का मतलब कोने पर अवस्थित का मतलब स्थित है। तो कह रहा वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, यानी वर्ग का ये केंद्र है यहाँ पे, और इस केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। तो कह रहा है इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर इन चारों कोने पर रखे आवेशों के कारण लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। मैं अब मिटा दे रहा हूं क्योंकि बस दिखाना था 10 सेमी भुजा का ये क्या चीज है, एक वर्ग है। अब इसके केंद्र पर ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलम, और इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर इन चारों आवेशों के कारण कितना बल लगेगा, इसी की क्या करनी है, गणना करनी है। जिसमें पहले देखो QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यानी ये QA इक्वल टू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, यानी A पर जो आवेश रखा है उसका नाम QA है और ये 2 माइक्रोकूलम का है। और जो बिंदु B पे रखा है उस आवेश का नाम QB है और ये -5 माइक्रोकूलम का है। फिर जो C पे आवेश रखा है इसका नाम QC है और ये फिर 2 माइक्रोकूलम का है। और D पे जो रखा है इसका नाम QD है और ये भी है -5 माइक्रोकूलम का आवेश। देखें QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम जो कि लिखे हैं, और QD -5 माइक्रोकूलम। कह रहा है ये 10 सेमी भुजा के एक वर्ग के कोने पर क्या है, स्थित है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है। तो इन आवेशों के कारण इस पर लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो पहले हम देखेंगे इन आवेशों को थोड़ा सा मिला के देखें कि किनके सीध में कौन से आवेश पड़ रहा है। तो हम ऐसे इनको मिला रहे हैं। यानी ये दोनों एक सीध में पड़ रहा है और ये दोनों एक सीध में। तो पहले इनके द्वारा लगने वाला बल की गणना कर लें, फिर आगे चलेंगे। तो अब पहले इनके द्वारा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इनके द्वारा, चाहे पहले इन्हीं के द्वारा निकाल के बाद में उसके द्वारा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये कितने, ये आवेश का नाम QB, इसका नाम क्या है QD। QB का परिमाण क्या है 5 माइक्रोकूलम और QD का भी परिमाण क्या है 5 माइक्रोकूलम, यानी दोनों -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। तो इसका मतलब जब दोनों समान आवेश हैं तो उन दोनों के द्वारा समान बल लगेगा।
अगर उनकी दिशा, बल की दिशा एक ही होगी तो उनको जोड़ देंगे, विपरीत होगी तो घटा देंगे। तो अब आपको ध्यान ये देने हैं कि ये जो क्यूबी है, ये क्यूबी, ये कितने माइक्रोकूलम का है? 5 माइक्रोकूलम का। तो अब आपको ये देखना है, ये 5 माइक्रोकूलम का आवेश ये 5 माइक्रोकूलम का आवेश और ये भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश, दोनों ये समान परिमाण के आवेश हैं। तो दोनों जब समान परिमाण के आवेश होंगे तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा? ये देखो, ये चार्ज इनको ढकेल देगा और ये चार्ज क्या होगा? इनको ढकेल देगा। इसका मतलब कि ये चार्ज इनके द्वारा इस पे लगने वाले बल को निरस्त करेगा, तो ये चार्ज, ये जो बल लगाएंगे उनको निरस्त करेगा। फिर ऐसे ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी क्या है? 2 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज जितना बल इस पे लगाएगा, ये चार्ज उतना ही बल इस पे भी लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर ये 5 माइक्रोकूलम का आवेश इस पर इस दिशा में F1 बल लगाता है, कौन सा बल लगाता है बाबू? F1। तो भाई ये भी तो -5 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये भी इस पे इस दिशा में कौन सा बल लगा देगा? F1। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे ये वाला चार्ज इस पे इधर F1 बल लगा रहा है तो सेम वही चार्ज यहाँ पे है, ये इधर भी क्या लगाएगा? F1 बल। भाई दोनों समान परिमाण के हैं, दोनों बराबर बल लगाएंगे। और फर्क ये है, इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, तो जब विपरीत होगा तो एक प्लस में हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में। प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी और बिंदु डी यानी क्यूबी और क्यूडी के कारण 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकालेंगे। ठीक है, ऐसे क्यूबी व क्यूडी के कारण 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। अब देखें, मान लीजिए जो इस दिशा में है ये क्या है? -F1। परिणामी का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। और जो इस दिशा में है ये क्या है? +F1। अब -F1 और +F1 मिलके क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये दोनों चार्ज इस पे कितना बल लगा रहे हैं? 0। 0 का मतलब नहीं लगा रहे हैं। अब हम ऐसे इस पे विचार करेंगे, ये QA कितना है? तो 2 माइक्रोकूलम। QC कितना है? तो ये भी 2 माइक्रोकूलम। दोनों समान परिमाण के आवेश है, इसका मतलब दोनों इस पे समान बल लगाएंगे। अगर ये QA इस डायरेक्शन में अगर F2 बल लगाएगा, F2, तो भाई वही चार्ज सेम ये भी है, ये क्या करेगा? इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में कितना बल लगाएगा? ये भी F2 लगाएगा। भाई दोनों जब बराबर हैं तो बराबर ना बल लगाएंगे। और चूंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है तो एक किस में होगा? प्लस में, तो दूसरा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो अब देखो, प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएंगे। इसका मतलब कि इनके द्वारा भी इस पे लगने वाला बल कितना हो गया? 0। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब QA और QC के कारण 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे QA व QC के कारण 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? इधर कितना लग रहा है? तो -F2। और इधर कितना लग रहा है? तो +F2। -F2 +F2 मिलके क्या हो गया? 0। इसका मतलब इन दोनों के द्वारा भी लगने वाला बल 0, इन दोनों के द्वारा भी लगने वाला बल 0। तो इसका मतलब 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है? 0। तो लिख देंगे, इसलिए वर्ग के केंद्र पर रखें
केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर लगने वाला बल इक्वल टू 0 न्यूटन। बस आंसर हो गया। यही चीजें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या कह रहा है। कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। सतत का मतलब वो कंटिन्यू होती है, किसी बिंदु पर टूटी हुई नहीं होती है। कह रहा है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? बिल्कुल आसान सा जवाब है कि मान लीजिए अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे सीधे जा रही है तो एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे सीधे जाएगी तो आप किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक वक्र बनाते हुए ऐसे जा रही हैं, तो अगर किसी भी बिंदु पर हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर? अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक किसी बिंदु पर टूट जाएं तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को नहीं बताएंगे, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? तो सिंपल जवाब देंगे, लिखे भी है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक वक्र होती है। यदि यह एकाएक टूट जाए तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं है। सिंपल एक लाइन में जवाब है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। यदि यह एकाएक टूट जाए तो वैद्युत क्षेत्र की कोई भी दिशा नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती है। अगर टूटेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं मिलेगी, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए। और जब ये टूट जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं मिलेगी, जो कि आज तक ये वर्णन हुआ ही नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा होती नहीं। वैद्युत क्षेत्र की हमेशा दिशा होती है। जब ये टूट जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा उत्पन्न नहीं होगी, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं है। तो वही इसका आंसर लिखना है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं। यदि यह एकाएक टूट जाए तो वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए क्षेत्र रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब देखें एक और इसी में 7B में एक प्रश्न जोड़ा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद न करने का मतलब नहीं काटती। दैट मीन्स अगर एक कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है और दूसरा कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है तो ये दोनों एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट सकती। अब देखो क्यों नहीं काट सकती। आप देखो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटी है, देखो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा इधर हो गई और एक दिशा इधर हो गई है, ऐसे E1 ये E2। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो गई ना, जो कि फिजिक्स में अभी आज तक वर्णन ही नहीं है। तो वही बोलेंगे कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा मिलेगी, जो कि फिजिक्स में संभव नहीं है। सिंपल क्या जवाब देंगे? स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो सिंपल जवाब देंगे, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को यदि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो वही लिखा है, यदि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये हमारा 7A और 7B कंप्लीट हुआ। अब आगे चलेंगे।